शुरुआत करेंगे हम लोग आज केंद्रीय सूचना आयोग की। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में देखा जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग है। तो हालांकि ये आयोग बहुत छोटा सा, परंतु पेपर की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, समझने लायक चीज़ है। आपके व्यावहारिक जीवन में भी आप इन चीज़ों को डेली यूज़ कर रहे हैं और आपको इस बारे में पता भी नहीं है कि किस आयोग ने या किस अधिनियम के माध्यम से आपको कुछ ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं जो ऑलरेडी आप अपने समाज में दैनिक जीवन के अंतर्गत आप उनको उपयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ आज हमको पढ़ना है कि क्यों ये आयोग बनाया गया और क्या इसकी वजहें थी और इस आयोग ने हमारे लिए कौन कौन से काम किए, किन अधिनियम के माध्यम से ये आयोग बनाया गया। ये सारी बातों को आज हमको स्पष्ट रूप से समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की, अगर इस इंग्लिश में बोलें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और जब आवश्यकता थी तो शुरुआत में ही क्यों नहीं बना दिया गया, जब संविधान बनाया गया या जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ही क्यों नहीं बना दिया गया। देखो, कभी भी ऐसा होता है कि जब आप कभी कोई पेड़ लगाते हैं, छोटा सा बीज बोते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये पेड़ बड़ा होकर किस प्रकार से बनेगा। अगर आपको जानकारी भी है तब भी आप जैसे धान लगाया, आपको तो पता था कि धान को उगना चाहिए था, परंतु मौसम के कारण से, बारिश के कारण से, पानी की कमी के कारण से, अलग अलग चीज़ों की वजहों के कारण से कई बार हमारी धान की फसल खराब हो जाती है, गेहूँ की फसल खराब होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है तब हमको समझ में आता है कि उस प्रॉपर सब्जेक्ट में, उस प्रॉपर मुद्दे पे, उस प्रॉपर विषय पे क्या क्या समस्याएं आती हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में जिन लोगों ने संविधान बनाया, उस समय के राजनेताओं ने, उस समय के लोगों ने इस चीज़ को दिमाग नहीं लगा पाया कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे देश में तानाशाही बढ़ जाएगी। चूँकि हमारे देश में आप सब लोग जानते हैं कि उतनी लिटरेसी नहीं थी, शुरुआत में भी नहीं थी, शायद आज भी उतनी अच्छी नहीं है, आप ये भी जानते हैं, ठीक है ना। इतने अवेयर लोग हमारे यहाँ देश में नहीं हैं कि उनको, अगर उनके अधिकार उन्हें दिए गए हैं तो वो उन्हें पता होने चाहिए, ऐसे भी हमारे देश में नहीं है। अगर मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, तो चूँकि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है, अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जाके किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि तेरे मौलिक अधिकार क्या है, तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि भैया मौलिक अधिकार होता क्या है। उससे बोलोगे कि तेरा सूचना का अधिकार क्या है तो उसको पता ही नहीं है। तो हमारे देश में क्या है, अवेयरनेस कम है, लिटरेसी कम है, लोक साक्षर कम है, इस कारण से उनको जानकारियाँ भी कम हैं। और इन्हीं जानकारी के कम होने के कारण से बहुत सारे सरकारी पद में बैठे हुए अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे आज़ादी के बाद। अब जब वो फ़ायदा उठाने लगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़िंदगी भर असाक्षर रहेगा भारत। आज देखो, शुरुआत में कम था, आज काफ़ी आगे बढ़ के आया है। हर घर में पढ़े लिखे लोग होने लगे हैं, हर घर में शिक्षित व्यक्ति होने लगे हैं धीरे धीरे करके। तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें वैसी पहले जैसी नहीं रह जाएंगी, आगे चल के चीज़ों को बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब लोग समझदार हुए, लोग अवेयर हुए, तो उन लोगों को समझ में आया कि यार हमारी अगर कोई बातें हमें अगर सरकार से पूछना है, किसी अधिकारी से पूछना है, और अगर वो हमें जानकारी देने से मना कर देता है तो हमारे पास कोई तो अधिकार होना चाहिए जिससे हम उसके प्रति, उसके विरोध में, हम उसके अगेंस्ट में हम केस फायर कर सकें। मान के चलो कि आपने पेपर दिया और आपने पेपर देने के बाद आपको पता था कि इस पेपर में मुझे पास होना है, कंफर्म आपको पता है कि आपको आंसर भी पता है कि हाँ ये आंसर सही करके आया हूँ मैंने, और आप पास भी हो गए, आपको पास होना चाहिए था। पर अगर आयोग का या किसी पेपर के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और आपने देखा कि मेरा रिजल्ट फेल आ गया, तो आपके पास ये तो अधिकार होना चाहिए कि भैया मेरी आंसर शीट तो बताओ एटलीस्ट मुझे कि मैंने कहाँ गलती की है। तो ये आपका अधिकार है कि आपने जो काम किया है उस काम में क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके क्या फ़ायदे निकल रहे हैं, क्या नुकसान निकल रहे हैं, कहाँ तक उसकी स्थिति है, ये सारी चीज़ें जानने का अधिकार है आपका, जिसे आप कहते हैं सूचना का अधिकार। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 19 को अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप बोल सकते हैं, आप अपनी विचारों को प्रकट कर सकते हैं, और आपके विचारों को सुनना भी पड़ेगा अधिकारियों को, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता है।
पर स्वतंत्रता का फ़ायदा ना उठाते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता नहीं कहलाती। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हमारे संविधान ने लगा के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में बहुत सारे निर्णय दिया है। तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी व्यक्ति से अपने जानकारी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके उससे जानकारी मांग सकते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये आपका सूचना का अधिकार कहलाता है। जब हमारे देश में व्यक्ति शिक्षित होने लगे तो उनको समझ में आया कि हमारे पास सूचना का अधिकार होना ज़रूरी है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो वो फेल ही मान लेता था अपने आप को, पर आज हर व्यक्ति को पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आपने पीएससी का पेपर दिया, आपको पता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, मतलब आप जानते हो कि मेरे 85 मार्क्स आने ही आने हैं, तय हैं, तो आप तैयारी में लग जाओगे मेंस की। पर जैसे ही रिजल्ट आया, आपको पता चला कि अरे मेरे मार्क्स तो 55 आ गए, तो आपके मन में शंका हुई कि भाई इतना गलत पेपर तो किया ही नहीं था मैंने। तो आप फिर क्या करोगे, आयोग को क्या करोगे, आप उससे अधिकार है आपके पास आयोग से जानकारी मांगने का कि भाई आप मुझे बताइए कि आपने मेरी मार्कशीट का क्या किया है, मुझे बताइए मैंने कहाँ कहाँ गलती करा है। तो ये आपका सेटिस्फैक्शन है, ये आपका सूचना का अधिकार है। उसी सूचना को, अधिकार को देने के लिए एक आयोग बनाया गया। मान के चलिए कि आपने किसी अधिकारी से, किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट से आपने कोई सूचना मांगा अपने लिए। मान के चलो ग्राम पंचायत को ले लो, किसी नेता पंचायत को ही ले लो। आपने पंचायत में देखा कि पंचायत को फंड दिया गया है रोड बनवाने के लिए, आप जनता हैं, आपने सरपंच से जाके पूछा कि बताओ सरपंच साहब इतना 5 लाख रुपए आया था, आपने 5 लाख रुपए का क्या किए। ये तो आपका अधिकार है, आप जनता है, आपने ही चुन के पंचायत में सरपंच को बनाया है। आपने सरपंच से पूछा कि बताओ 5 लाख रुपए का क्या हुआ है, सरपंच ने नहीं बताया आपको, है तुमको बताऊंगा क्या मैं। तो आपने जानकारी मांगा पर उसने आपको जानकारी नहीं दिया। तो आप इस चीज़ की शिकायत को कहाँ करोगे कि उसने मुझे जानकारी नहीं दिया। तो आपकी शिकायत को सुनने वाला कौन है। इसी कारण से एक आयोग बनाया गया। ये आयोग का काम था कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो जो किसी सरकारी पद पे, किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, जो जनता की सेवा में लगा हुआ है, अगर जनता उससे अपने लिए कोई भी अधिकार मांगती है, जानकारी मांगती है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, चाहे वो देश के हित के संदर्भ में हो, चाहे वो स्वयं के संदर्भ में हो, चाहे वो लोक निर्माण के संदर्भ में हो, चाहे वो आर्थिक संदर्भ हो, किसी भी संदर्भ को लेके अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट से, किसी नेता से अगर जानकारी मांगता है और अगर वो जानकारी देने से मना कर देता है, तो वो व्यक्ति इस आयोग में, केंद्रीय सूचना आयोग में जाके उसकी शिकायत कर सकता है। फिर यहाँ से केंद्रीय सूचना आयोग का काम होता है कि उसका केस बनेगा, उसके प्रति वो कार्रवाई करना शुरू कर देगा। उसके लिए अलग अलग प्रावधान। इसी आधार पे हमारे देश में जब हमको लगा कि सूचना के अधिकार को लेके अगर कोई बातें, विवाद होता है, तो उन विवादों को निपटान करने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए एक कोई ना कोई ऐसा आयोग होना चाहिए हमारे देश में जो इन सूचना के मुद्दों को सुलझा सके, उनका निपटारा कर सके। इसी कारण से संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव का, उस बिल का नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। संसद में जब सूचना का अधिकार 2005 में पेश किया गया अधिनियम को, इसे पास कराया गया और पास कराने के बाद इसी अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि भारत के अंदर केंद्रीय लेवल पे भी एक केंद्रीय सूचना आयोग होना चाहिए और राज्य के स्तर पे भी एक राज्य सूचना आयोग होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक आयोग बना जिसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। और इसका गठन अगर आप देखोगे, सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप बोलते हैं, राइट टू नो बोलते हैं आप, आरटीआई आप बोलते हैं। तो आप देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा क्रमांक 5 के तहत, आरटीआई अधिनियम 2005 की आप देखोगे तो उसकी धारा क्रमांक 5 के अंतर्गत आपको इस बारे में आपको मिल जाएगा कि भाई साहब ये धारा 5 कहती है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसकी धारा 5 का प्रयोग करके एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगा।
दो बातें यहाँ से स्पष्ट होती हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करता है। पहली बात केंद्र सरकार, दूसरी बात ये एक वैधानिक निकाय होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया जा रहा है। इसके बारे में संविधान में कोई बात नहीं कही गई है। इसको किसी सूचना के माध्यम से या घोषणा मात्र से इसको हमने नहीं बनाया है, बल्कि इसके लिए संसद में एक कानून लेके आए और उस कानून के माध्यम से ही हमने इस आयोग का गठन किया है। इस कारण से इसे वैधानिक आयोग कहा जाएगा। ये सारी बातें पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि संवैधानिक आयोग कौन सा होगा, वैधानिक आयोग कौन सा होगा, गैर संवैधानिक आयोग कौन सा होगा। गैर संवैधानिक इसलिए नहीं कह सकते इसको क्योंकि भाई गैर संवैधानिक आयोग वो कहलाते हैं जिनको केवल संकल्प मात्र से, घोषणा मात्र से आप उनको क्या बना देते हैं, आयोग के रूप का दर्जा दे देते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, योजना आयोग जो था हमारा गैर संवैधानिक आयोग है। इसी आधार पे हमने देखा कि जो वैधानिक आयोग होते हैं उनको किसी कानून के माध्यम से बनाया जाता है। ऐसे ही इसी आयोग को एक कानून जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी धारा क्रमांक 5 का उपयोग करके केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखना पड़ेगा। पेपर में आपसे तारीख पूछी जाएगी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया। 12 अक्टूबर 2005। किसने किया? केंद्र सरकार ने। किसके माध्यम से किया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के माध्यम से केंद्र सरकार ने इसका गठन किया। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं। आगे देखेंगे, जब आयोग बन गया है तो आयोग का कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा। तो आम तौर पे हमारे जितने भी केंद्रीय आयोग हैं उनके आम तौर पे अधिकतर आयोगों के जो मुख्यालय मिलेंगे वो आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। और इस आयोग की जो प्रकृति है वो वैधानिक प्रकृति है और हर आयोग किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऐसे ही केंद्रीय सूचना आयोग का जो है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत उसके जन शिकायत विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगर आप कार्मिक मंत्रालय को देखेंगे तो उसमें एक आपको पेंशन मंत्रालय भी मिलता है और एक जन शिकायत मंत्रालय भी मिलता है। चूँकि केंद्रीय सूचना आयोग का काम है लोगों की शिकायत का निराकरण करना, उनका निपटारा करना, इस कारण से इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत जन शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि आयोग बनाया गया। आयोग बनाया गया तो आयोग को चलाने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए कोई ना कोई उसमें अध्यक्ष होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। शुरुआत में जब ये आयोग को बनाया गया 2005 में 12 अक्टूबर में, तो शुरुआती तौर में अगर आप देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ और थी। अगर मैं बात करूं किसके पहले, 2005 से लेके 2019 के पहले, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में 2005 से लेके 2019 तक की अगर कहानी देखें तो आयोग की जो संरचना थी, आयोग की जो संरचना थी तो इसमें कुल मिला के अगर आप देखें तो 5 इसमें होते थे सूचना आयुक्त, 5 सूचना आयुक्त होते थे। इसके साथ ही एक आयुक्त होता था इसमें जिसे हम बोलते थे मुख्य सूचना आयुक्त। बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। जब आयोग नया नया बनाया गया तो इसमें कुल मिला के 6 लोगों को इसमें शामिल किया गया। इन्हीं 6 लोगों में जो 5 लोग होते थे वो 5 लोग होते थे केवल सूचना आयुक्त, जिनको हम अन्य सूचना आयुक्त कहते हैं, और एक व्यक्ति होता था मुख्य सूचना आयुक्त। तो कुल मिला के ये 6 सदस्यीय संस्था बनी शुरुआत में। परंतु बाद में जब 2019 में इसी अधिनियम में संशोधन किया गया, हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का 2019 में संशोधन किया गया और इस 2019 के संशोधन के माध्यम से ये तय कर दिया गया कि भैया इस आयोग में सदस्यों की जो संख्या होगी, मतलब आयुक्तों की जो संख्या होगी वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 10 से कम आप कितने ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, जितनी आप चाहे रख लो, परंतु 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो गई संरचना में। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि अगर इनकी नियुक्ति संरचना देखा जाए
तो वर्तमान अगर आयोग की संरचना देखें तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना एक आयुक्त हो गया, इसके अलावा 7 सूचना आयुक्त हैं। इसके पहले अगर आप देखते 2019 में जब तुरंत ये संशोधन किया गया था तब उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य सूचना आयुक्त थे, अभी एक और बढ़ा दिया गया है। तो तात्पर्य ये है कि जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे उन आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। आप 9 रख सकते हैं, आप 10 भी रख सकते हैं, परंतु 10 से 11 आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो अधिकतम संख्या इसकी कितनी हो सकती है, कुल मिला के 11। अधिकतम कितनी हो सकती है, कुल मिला के 11, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं जिनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 10। 10 से ज़्यादा कुल मिला के नहीं हो सकते ये सदस्यों की संख्या। तो संरचना आपने देखा कि इसमें जो संरचना होगी, इसका जो अध्यक्ष होगा वह एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अन्य सदस्य होंगे जिनको हम सूचना आयुक्त कह रहे हैं, जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक बात ये आपकी यहाँ पे स्पष्ट होती है। दूसरी बात देखा जाए कि जब हमने संरचना देख ली कि इतने व्यक्ति तो इसमें होंगे, पर इनकी नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति की जैसे ही बात आती है तो मैंने आपको एक समय बताया था कि बहुत रेयर कंडीशन में किसी वैधानिक आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपने देखा कि ये आयोग एक बहुत बड़े स्तर का आयोग है, इसका काम और दायित्व इसका बहुत जिम्मेदाराना है, इस कारण से इसकी नियुक्ति करने का काम दिया गया राष्ट्रपति को। इसकी नियुक्ति मतलब अध्यक्ष की या मुख्य सूचना आयुक्त की या अन्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति करेगा वो नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होगा भारत का राष्ट्रपति। परंतु यही परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट है, परंतु राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को सूचना आयुक्त नहीं बना सकता। इसके लिए एक समिति बनेगी पहले। जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है और पद को हमें भरना है। जैसे ही पद की नियुक्ति की बात आएगी तो राष्ट्रपति बोलेगा कि भैया पद की नियुक्ति करना है, बताओ किसको बनाया जाए। तो एक चयन समिति बनाई जाती है। उस चयन समिति में आप देखेंगे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होगा, इसके अलावा विपक्ष का नेता होगा। आपने देखा हमारे संसद में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष मतलब सरकार का पक्ष का जो नेता होता है वो तो प्रधानमंत्री ही होता है, सरकार का जो नेता है वो प्रधानमंत्री है। इसके अलावा विपक्ष में भी एक नेता होता है जो कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। तो आप देखेंगे जो चयन समिति बनाई जाएगी उसमें प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष का नेता होगा, इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री भी होंगे और इन कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का काम, मनोनीत करने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। स्पष्ट बातों में अगर हम समझें कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसको चयन समिति कहेगी कि इसको बनाओ तो बनाओ, इसको नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ। उस चयन समिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विपक्ष का नेता भी होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा किन्हीं कैबिनेट मिनिस्टरों को, संख्याएं इसकी 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, पर अधिकतम अभी तक देखा गया है 2 लोगों को लिया गया है। तो प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्रियों को इसमें नियुक्त किया जाता है। और ये समिति जिस व्यक्ति को कहेगी वही व्यक्ति बनेगा केंद्रीय सूचना आयुक्त या मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त। यहाँ तक की कहानी सभी को स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे कि नियुक्ति हो गई है। अब बात करते हैं हम कार्यकाल की। कार्यकाल की बात देखा जाए तो कार्यकाल के लिए सीधा सीधा स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। आरटीआई अधिनियम की अगर आप देखें 2005 के अधिनियम की धारा क्रमांक 13 को अगर आप पढ़ते हैं, आरटीआई अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी अगर हम बात करें, इसका धारा क्रमांक 13 को अगर पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अगर आप केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त अगर बनाना चाहते हैं या आयुक्त बनाना चाहते हैं, सूचना आयुक्त बनाना चाहते हैं, तो उसका कार्यकाल निर्धारित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास ही होगी, केवल और केवल केंद्र सरकार के पास। उसका कार्यकाल कितना होगा,
हो सकता है कार्यकाल उसका 3 वर्ष कर दें, हो सकता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दें, 4 वर्ष कर दें, कोई निर्धारित नहीं है। आम तौर पे देखा ये जाता है कि आम तौर पे 5 साल तक ये लोग काम करते हैं, परंतु 5 वर्ष इसका कार्यकाल नहीं है। 5 वर्ष की जगह 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार जब भी नियुक्त किया जाएगा आयुक्त को, उसका कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति को अगर ये लोग मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करेंगे, उस व्यक्ति की अधिकतम उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी एक बात है। पहली बात तो इसका कार्यकाल निर्धारित करने वाला कौन है? केंद्र सरकार कार्यकाल निर्धारित करेगी, या वह व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ही उसके पद पर रह सकता है। 2 बातें यहाँ से स्पष्ट हैं। कार्यकाल के लिए वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु रेयर कंडीशन में अगर पेपर में आपसे 5 वर्ष 65 वर्ष लिखा है, 4 वर्ष 65 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष 60 वर्ष लिखा है, 62 वर्ष लिखा है, तो जिसमें 65 वर्ष होगा और उसके साथ जितने भी वर्ष दिए गए होंगे वो आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, पर आम तौर पे देखा जाए तो इसका जो कार्यकाल निर्धारित करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, और ये शक्ति आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 13 केंद्र सरकार को देती है। ऐसे ही कोई इनको पावर नहीं है, अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार को पावर दी गई है धारा क्रमांक 13 के अंतर्गत। तो क्या हमने समझा कि कोई व्यक्ति आरटीआई का, अगर आप देखें केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष बनता है तो उसका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे वो अन्य आयुक्त हो, और अधिकतम वह व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र तक उसके पद पर रह सकता है। ये बात हुई। अब आगे देखेंगे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है। चयन समिति को हमने देखा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री इस चयन समिति के अंदर होंगे, और इनकी अनुशंसा के हिसाब से ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। मान के चलिए कि उस समय जब ये इसकी नियुक्ति करना था तो कैबिनेट के अंदर, वो संसद के अंदर विपक्ष का नेता ही नहीं था, तब तो दिक्कत वाली बात आ गई। अगर आपको केंद्रीय सूचना आयुक्त को नियुक्त करना है, अगर आपको मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करना है या अन्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करना है, तो आपके लिए उसको नियुक्त करने के लिए सबसे पहले एक चयन समिति बनेगी। उस चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री होते हैं। पर अगर मान के चलो जब नियुक्ति का समय आया तो देखा यह गया कि विपक्ष का नेता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तब उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अगर चयन करते वक्त विपक्ष का नेता मौजूद ना हो तो, अगर विपक्ष का नेता मौजूद ही ना हो, तब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे जो भी विपक्षी दल कहिए आपको, जो भी विपक्षी दल सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा। आपने देखा एक होता है सरकार में, हमारे यहाँ संसद में पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो विपक्ष में केवल एक ही पार्टी नहीं होती, इस विपक्ष में बहुत सारी पार्टी होती हैं। जैसे हमने देखा कि कांग्रेस भी है विपक्ष में, हमने देखा समाजवादी पार्टी भी है विपक्ष में, हमने ये भी देखा बहुजन समाजवादी पार्टी भी है विपक्ष में, हमने देखा शिवसेना भी है, हमने देखा आम आदमी पार्टी भी है। ये सारे लोग मिलके कहाँ बैठे हैं? विपक्ष में बैठे हैं, और पक्ष में बैठी है बीजेपी। अब यहाँ से तो पीएम मिल गया इनको, साथ ही साथ पीएम ने 2 कैबिनेट मंत्री को भी ले लिया, तो 2 लोगों की पूर्ति तो हो गई चयन समिति में। परंतु विपक्ष का नेता अगर यहाँ पे नहीं है, या विपक्ष का नेता अभी तय नहीं हुआ है, तब ऐसी सिचुएशन में इन सभी पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, जैसे मान के चलो कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो इस कांग्रेस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता या कोई वरिष्ठ जो व्यक्ति होगा उसको इस चयन समिति में शामिल कर लिया जाएगा। परंतु कब? जब विपक्ष का नेता ना हो तब। आया समझ में? 2 बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी कॉन्सेप्ट वाली बात है कि अगर विपक्ष का नेता नहीं होगा तब चयन समिति में क्या किया जाएगा? तब चयन समिति में जो भी दल विपक्ष में सबसे बड़ा दल होगा, सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसका जो सबसे वरिष्ठ नेता होगा या वो पार्टी जिसको रिकमेंडेड करेगी, उसको ये लोग अपनी चयन समिति में शामिल कर लेते हैं। बात आई यहाँ तक। आगे हम देखेंगे, कार्यकाल हमने देख लिया, अब इसकी बात करेंगे हम पदमुक्त करने की बात।
नियुक्ति देखा केंद्र सरकार कर देती है, नियुक्ति देखा हमने राष्ट्रपति कर देती है। इसके अलावा भी हमने देखा कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित कर देती है। अब आती है बात, इनको पदमुक्त कौन करेगा। चूंकि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो पदमुक्त करने का दायित्व भी किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। परंतु राष्ट्रपति किन्हीं किन्हीं कंडीशनों में ही इनको पदमुक्त कर सकता है या इनसे त्यागपत्र दिलवा सकता है। कौन कौन सी कंडीशनें होंगी, जैसे अगर किसी व्यक्ति को आपने मुख्य सूचना आयुक्त चुन लिया है, राष्ट्रपति ने किसी का नियुक्त कर दिया है, कुछ समय बाद वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए, वो व्यक्ति शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित हो जाए, वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो दे, या वो व्यक्ति कहीं लाभ के पद में जाके लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है तब राष्ट्रपति आपकी मुख्य सूचना आयुक्त से त्यागपत्र ले सकता है। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति कदाचार और असमर्थता के हिसाब से भी इसको हटा सकता है, अध्यक्ष को भी। कैसे? कदाचार और असमर्थता का मतलब समझो पहले। कदाचार का तात्पर्य ये हुआ कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है, अगर वो सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन करके उनको साइड में रख के कहीं लाभ के पद में चला जाता है, जैसे सरकार ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस पद में होगा वो व्यक्ति इसके अलावा कहीं से भी पैसा नहीं कमाएगा, पर अगर ये मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त तो बन के बैठा है, साथ ही साथ कहीं दूसरी जगह में जाके किसी इंडस्ट्री में डायरेक्टर बन के भी बैठा है, तो यहाँ से भी पैसा कमा रहा है, वहाँ से भी पैसा कमा रहा है, तो इसने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का क्या किया, उल्लंघन किया, तो इसने कदाचार कर लिया। अगर ये परिस्थिति अगर आपको मिलती है कि कोई भी आयुक्त, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, अगर वो सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं भी नियमों का उल्लंघन करके, उपेक्षा करके इस पद में रहते हुए अगर करता है, तो साबित कदाचार या असमर्थता के हिसाब से उसको भी पदमुक्त कराया जा सकता है। परंतु अगर कोई भी केस साबित कदाचार या असमर्थता का लगता है तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति को परामर्श लेना आवश्यक होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ही अथॉरिटी है कि वो ये चेक करेगा कि क्या इस व्यक्ति ने कदाचार किया है कि नहीं किया है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, राष्ट्रपति भी ये डिसाइड नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि इस व्यक्ति के द्वारा कदाचार किया गया है, तभी हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं इसने कदाचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति उसको पद से नहीं हटाएगा, अगर कह दिया कि हाँ इसने किया है तो पद से हटा देगा। तो एक ही कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि असमर्थता और कदाचार का जब भी केस लगेगा आयुक्तों के ऊपर, चाहे वो मुख्य हो चाहे अन्य हो, तब ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का कार्य देता है कि भैया आप चेक करके मुझे बताओ कि क्या इस व्यक्ति ने कदाचार किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो उसको पद से हटा देंगे, नहीं किया है तब भी उसको पद से नहीं हटाएंगे। यहाँ तक की बात सिद्ध है। तो ये बात हुई यहाँ पे पदमुक्ति की। साल भर क्या काम किया है आयोग ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने जो भी काम किया है साल भर, तो याद रखना उसकी वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश की जाएगी, केंद्र सरकार को। हर आयोग का हर साल जितना भी काम किया जाता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको कहा जाता है एनुअल रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि हर साल उसको तैयार करना पड़ता है। हर आयोग के लिए अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे इस आयोग के लिए कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा, केंद्र सरकार को करेगा। कुछ कुछ आयोग राष्ट्रपति को देते हैं, कुछ कुछ राज्यपाल को देते हैं, कुछ कुछ विधानमंडल को देते हैं। तो ये आयोग किसको दे रहा है, केंद्र सरकार को। यही केंद्र सरकार उस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखती है और सब नेता लोग मिलकर उसमें चर्चा करते हैं कि अरे आयोग ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। ये फिर नेताओं का काम है। तो इसकी रिपोर्ट कहाँ जाती है, केंद्र सरकार के पास जाती है। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शपथ, कि अगर जब किसी व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाता है, सूचना आयुक्त बनाया जाता है, तब उसे शपथ कौन दिलाएगा। तो शपथ का प्रावधान भी दिया गया है कि इसकी शपथ इसे कौन दिलाएगा, मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे अन्य सूचना आयुक्त हो, उनको शपथ दिलाने का काम करवाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति ही उसको पदमुक्त करेगा, राष्ट्रपति ही उसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। परंतु मैंने कहा ना, परंतु इतिहास वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मान के चलो जब आयुक्त की नियुक्ति हुई उस समय राष्ट्रपति ही नहीं था,
या राष्ट्रपति था परंतु बीमार हो गया और वो तुरंत में काम करने की कैपेबिलिटी में नहीं है, तब क्या करेंगे? क्योंकि प्रावधान तो ये कहता है कि आयुक्त को शपथ दिलाने का काम केवल राष्ट्रपति कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति असमर्थ है, अभी उसके पद में आने के लिए बीमार है या कहीं गए हैं, बाहर चले गए हैं, तब उसको शपथ कौन दिलाएगा? ऐसी सिचुएशन के लिए भी एक प्रावधान बनाया गया है कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है कि जब शपथ दिलाना हो परंतु राष्ट्रपति कहीं बाहर के दौरे में हो, बीमार हो या उस पद में नहीं आ पा रहे हैं या नहीं है, तो कोई अन्य व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति रिकमेंडेड कर दे। राष्ट्रपति ने कहा एक काम करो, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, एक काम करो वो व्यक्ति को बोल दो, उस व्यक्ति को मैं ये पावर देता हूं कि वो उसको शपथ दिलवा दे। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए, थोड़ा अच्छा व्यक्ति होगा, रास्ते चलते किसी व्यक्ति को तो उठा के नहीं बोल सकते। तो राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को यह सहमति के माध्यम से ये पावर देता है कि वो राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिला सकता है। परंतु आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान की अनुसूची क्रमांक 2 कहती है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं, चाहे वो संवैधानिक हो, वैधानिक हो, उन पद की शपथ का प्रावधान हमारे संविधान की अनुसूची क्रमांक 2 में दिया गया है। पर उस अनुसूची क्रमांक 2 में उनके शपथ का प्रारूप दिया गया है कि मैं भगवान और संविधान को साक्षी मान के ऐसा ऐसा करूंगा, इसके प्रति निष्ठा रखूंगा, ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। पर कहानी ये फंस जाती है कि क्या इसका प्रारूप भी अनुसूची क्रमांक 2 के तहत होगा? नहीं। जब भी इसको शपथ दिलाया जाएगा तो इसकी शपथ ही अलग से बनाई गई है, और वो शपथ आप RTI अधिनियम की अनुसूची क्रमांक 1 में देख सकते हैं। कहानी इतनी सी है कि जब कभी भी मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाया जाएगा तो शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा ही किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, वो व्यक्ति इसको शपथ दिलाएगा। और ये व्यक्ति जो शपथ लेगा ये संविधान की अनुसूची 2 के तहत शपथ नहीं लेगा, बल्कि RTI की अनुसूची के अंतर्गत आप देखेंगे अनुसूची क्रमांक 1 को, तो उसमें इसके शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो RTI अधिनियम की अनुसूची क्रमांक 1 के तहत ही ये अपनी शपथ लेता है। इसकी शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? RTI के अधिनियम की अनुसूची क्रमांक 1 में ही दिया गया है। क्या ये बातें स्पष्ट हैं? ये बड़ी डीपली पॉइंट है, पेपर में सीधे सीधे सवाल आते हैं और इंसान को बनता नहीं है। किसी किताब में भी आपको आमतौर पर ये जानकारी नहीं मिलती है। आप जब तक उस अधिनियम को खोल के नहीं पढ़ोगे, पूरा डाउनलोड करके नहीं पढ़ोगे, तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। पर ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊं जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जो किताबें भी आप तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए। मैं हर एक अधिनियम को, ये सारा डेटा जो भी है किताबी डेटा नहीं है, कि एक अधिनियम को डाउनलोड करके उसकी प्रॉपर एक एक पॉइंट को पढ़ के ये चीज़ें सामने आती हैं, तो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे शपथ तक की। तो ये हुआ ओवरऑल इसकी पूरी जानकारी। हाल ही में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया है कि 2019 में RTI अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया, और इसी संशोधन के माध्यम से हमने क्या किया, इसके सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, बस हमने ये कर दिया। अगर हम देखें तो प्रथम सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें, जब पहली बार आयोग का गठन किया गया तो केंद्रीय सूचना आयोग में पहला जो आयुक्त बनाया गया उस व्यक्ति का नाम था श्री वजाहत हबीबुल्ला। नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पेपर में सीधे सीधे पूछेगा कि प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त निम्न में से कौन है? नाम है श्री वजाहत हबीबुल्ला। बात करेंगे पहली महिला के बारे में। अगर किसी भी पद में कोई महिला अगर आसीन हो जाती है और अगर वो सौभाग्यवश प्रथम अगर हो, जैसे पहला प्रधानमंत्री अगर कोई महिला बन गई तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, पहली महिला डिफेंस के अंदर कौन गई, पहली महिला जिसने पायलट बनी, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे ही इस आयोग के अंदर पहली महिला जो मुख्य सूचना आयुक्त बनी, CIC का मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या हम बात कर रहे हैं, तो पहली बार जो बना वो वजाहत हबीबुल्ला थी। पहली महिला जो मुख्य सूचना आयुक्त बनी उनका नाम है श्रीमती दीपक सांधू। श्रीमती दीपक सांधू, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में अभी हाल में वर्तमान की अगर बात करें तो आप देखेंगे YK सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा शायद इनका पूरा नाम है, यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, अब ये तो हुई पूरे की पूरे आयोग की बात, इसकी संरचना की बात, पदमुक्ति, कार्यकाल कौन है कौन नहीं है, कैसा है, ये सारी बात आपने यहाँ पे देख लिया। अब बात आती है यहाँ पे
कि किस व्यक्ति को हम यहाँ पे अध्यक्ष बना सकते हैं। बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ किस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि जब कभी भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए चयन समिति होती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, और साथ ही साथ विपक्ष का नेता होगा। अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में विपक्ष के सबसे बड़े दल की जो वरिष्ठ नेता होंगे उसको हम चयन समिति में शामिल कर लेते हैं। इन समिति के माध्यम से किसी व्यक्ति का नाम क्या किया जाएगा, अनुशंसित किया जाएगा, सिफारिश किया जाएगा, उस व्यक्ति को हम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं। हम नहीं, मतलब राष्ट्रपति कर देता है। परंतु इन व्यक्तियों का काम होता है, ये समिति का काम है कि ये किस व्यक्ति को बनाएगी मुख्य सूचना आयुक्त। इसके लिए बड़ी बड़ी कंडीशनें हैं। पहली बात कि जिस व्यक्ति को भी आपको मुख्य सूचना आयुक्त बनाना होता है वह व्यक्ति किसी भी कंडीशन में कोई नेता ना हो। नेता का मतलब ना तो वो संसद का कोई सदस्य हो, ना ही वह कोई विधानमंडल का कोई सदस्य हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ना तो वो कोई एमएलए है, ना ही वो कोई आपका सांसद है, और ना ही कोई मंत्री है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संसद के अंदर मौजूद जितने भी सदस्य होते हैं वो जिंदगी में कभी भी नहीं बन सकते यहाँ का, जब तक वो उसके पद में है। अगर वो बात अलग है कि पद से निकल जाए, अब वर्तमान में सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो हो सकता है कि बन सकते हैं। परंतु चयन समिति के सामने ये कंडीशन है कि ये केवल उन्हीं व्यक्तियों का नाम सिफारिश कर सकती है, उन्हीं व्यक्तियों के नाम में अनुशंसा कर सकती है जो व्यक्ति ना तो संसद के किसी भी भवन का सदस्य हो, किसी भी सभा का सदस्य हो, और ना ही विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। मतलब ना तो मंत्री हो, ना विधायक हो, ना तो एमएलए हो, ना तो सांसद हो, वॉट एवर जो भी हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी इसकी वो नहीं बन सकता। दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लाभ के पद पर हो। मान के चलिए कोई व्यक्ति ओएनजीसी का डायरेक्टर है, ऑलरेडी वो एक जगह नियोजित में लगा हुआ है, तो क्या वो व्यक्ति कभी बन सकता है? जी नहीं। ऑलरेडी वो लाभ के पद में है तो ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी इसका अध्यक्ष नहीं बना सकते, आयुक्त नहीं बना सकते। कंडीशन केवल एक ही है, जब तक वो वहाँ से त्यागपत्र नहीं देगा तब तक वो यहाँ नहीं बन पाएगा। अगर उसने वहाँ पे त्यागपत्र दे दिया तो उसका लाभ का पद चला गया, हाँ फिर वो बन सकता है, ये एक बात है। परंतु उसके रहते हुए वो कभी यहाँ पे नहीं बन सकता। तो ये कुछ कंडीशनें हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वो किसी भी सभा का, सदन का, या फिर वो कोई भी नेता या मंत्री है तो वो व्यक्ति कभी भी सूचना आयुक्त नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर लाभ के पद पे है तो वो व्यक्ति भी कभी भी यहाँ पे नहीं बन सकता। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप यहाँ पे एक बात और छूट गई है जो मुझे बताना था, मैं अभी ध्यान कर पा रहा हूँ। जैसे कि हमने ये देखा कि मुख्य सूचना आयुक्त के लिए एक समिति बनती है और कुछ कुछ इन कंडीशनों के माध्यम से ये सारी बातें होती हैं। हमें ये देखना चाहिए अब कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं, ताकि आप उदाहरण के माध्यम से ये चीज़ें समझ पाएँ। मेरी बात समझिए, आप लोगों को सबको सूचना का अधिकार मिल गया 2005 के माध्यम से, और आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके अपने लिए या देश के लिए कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। ये आपका अधिकार है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी अधिकारी आपको सूचना देने से अगर मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ सूचना आयोग में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर ये सूचना आयोग उस अधिकारी के विरोध में उसके प्रति क्या चलाएगा, केस बनाएगा, और ये केस चलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो ऐसे अधिकारी को जो अधिकारी है, ऐसे अधिकारी को 250 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना हो सकता है। और याद रखना, ये जुर्माना प्रतिदिन का होता है, प्रतिदिन का होता है। इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? अगर आप डीएम ऑफिस गए और डीएम ऑफिस में जाके आपने किसी भी बात को लेके कि सर हमारे गांव में ऐसा ऐसा होना था, वो अभी तक हुआ नहीं है, बताइए क्यों नहीं हुआ है।
तो आपने उनसे सूचना मांगी, आपने उनसे जानकारी मांगी, पर वो जानकारी देने में विलंब कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये व्यक्ति जानकारी मुझे कलेक्टर दे नहीं पा रहा है, तो आपने उसके खिलाफ क्या कर दिया, यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, उनके लिए शिकायत कर दी, तो उसके प्रति कार्रवाई हो गई। और ये बात सिद्ध भी हो गई कि आपने जानबूझ के उस व्यक्ति को सूचना देना का काम नहीं किया था। तो जितने दिन आपने डिले किया है, जितना दिन आपने लेट किया है, उन दिनों के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आपके ऊपर 250 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और ये जुर्माना लगाने का काम किसका है, आयोग का है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आयोग की प्रकृति एक न्यायालय, दीवानी न्यायालय के हिसाब से भी होती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर यहाँ पे शिकायत आती है तो आयोग के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को उस कार्यवाही के दौरान बुला सकता है, दस्तावेज बुला सकता है, किसी भी अधिकारी को बुला सकता है, उस दफ्तर के सारे डॉक्यूमेंट्स बुलवा सकता है, समन जारी कर सकता है। ये सारी चीज़ें कार्यवाही के दौरान आयोग के पास शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए हम इसको दीवानी न्यायालय की संज्ञा देते हैं। यहाँ तक की बात से स्पष्ट है। और अगर कोई अधिकारी इसमें आपको साबित मिल जाता है, उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो 250 रुपये से लेके 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये सारा काम कौन करता है, आयोग। कोई भी ऐसा मुद्दा जो सूचना के अधिकार से संबंधित है और उसकी शिकायत अगर आयोग के पास आती है तो उसके प्रति भी वो कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए आदेश दे सकता है, उसमें कौन कौन से काम करना चाहिए, ये सारी बातें आयोग रिकमेंडेड कर सकता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका सूचना का केंद्रीय सूचना आयोग। और इसी के अंदर हमने देखा, थोड़ा से बारे में हमने जानकारी लिया, केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसका संशोधन जो 2019 में हुआ है वो। अब आप यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि कुछ उदाहरण के माध्यम से अगर हम इस चीज़ को समझें तो आपको अभी तक कौन कौन से अधिकार मिल रहे हैं। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि मुझे 1 महीने में लर्निंग मिल जाना चाहिए था और उसके 1 महीने के बाद मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाना चाहिए था। पर आप देख रहे हैं कि 1-1.5 साल हो गया, आपके लाइसेंस का कुछ पता सता नहीं है। तो आप जाएंगे आरटीओ ऑफिस और आरटीओ अधिकारी से आप अपने लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगते हैं। जब आप जानकारी मांगते हैं तो वो व्यक्ति अगर आपको जानकारी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कहाँ कर सकते हैं, सूचना आयोग में कर सकते हैं। यही कुछ आपको अधिकार दिए गए हैं। जैसे आपने कोई पेपर दिया और पेपर देने के बाद आपको अपने ही आंसर शीट चाहिए होता है। आपने देखा ना कि आयोग अभी क्या करता है, आंसर शीट जारी करता है और अगर आपको कोई आपत्ति होती है तो उसके ऊपर शिकायत भी दर्ज कराने का आपको अधिकार देता है। एमपीपीएससी की जब भी मार्कशीट आती है तो आप देखना डाउनलोड कर सकते हो आप उसको, ये आपका अधिकार है, इसलिए तो आपको दे रहे हैं वो। और अगर आपको कोई आपत्ति होती है तो आप उसके प्रति भी क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं, उसका वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो ये बात भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही शामिल है कि अगर किसी विद्यार्थी को अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से या पेपर संस्था से अगर उसको अपनी मार्कशीट चाहिए होती है, उत्तर कुंजी चाहिए होती है, तो ये उसका अधिकार है कि वो उससे अपनी आंसर शीट मांग सकता है। अगर वो आयोग या वो विद्यालय या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी होगा, अगर देने से मना करता है तो उसने सूचना देने से मना कर दिया, इस कारण से उसके खिलाफ भी ये कहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, केंद्रीय सूचना आयोग में कर दी जाएगी। इसके अलावा आपने देखा था कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको आपत्ति दर्ज होती है तो आप 50 रुपये लगा के आप अपने आंसर को करेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ये बात भी आपने देखा था। कुल मिला के आपको सूचना देने के अधिकार में एक बात आपने और ये भी समझा कि कोई भी अधिकारी या कोई भी संस्था अगर आपको सूचना दे रहा है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे भी ले रहा है। 50 रुपये के हिसाब से एक क्वेश्चन का रेट तय किया गया है एमपीपीएससी में कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि हमारा ये सवाल सही था और आपको उसमें आपत्ति है और आयोग ने मुझे इसमें आंसर नहीं दिया है तो 50 रुपये पटाओ और आपत्ति दर्ज करो, तब उसका आपको आंसर मिलता है। तो ये सूचना का अधिकार हुआ। परंतु अगर आयोग ऐसा कर दे कि एक क्वेश्चन अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं उसके लिए आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तो ये मनमानी फीस वसूलने लगे अब यहाँ पे आपसे, तो ये भी सूचना के अधिकार में आता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने बारे में या अपने से संबंधित कोई सूचना चाहिए होता है और वो सामने वाला अधिकारी वो सूचना देने के बदले आपसे मनमाना पैसा वसूल करने की कोशिश करता है, तब भी आप उसके प्रति यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं।
ठीक है। ये जितनी भी सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आती हैं केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, हमने केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ा है, तो केंद्रीय सूचना आयोग केवल केंद्र की संस्थाओं के लिए और केंद्र शासित संस्थाओं के लिए ही काम करता है। केंद्र से संबंधित जितने भी पद होंगे, केंद्र से संबंधित या संघ के अधीन रहते हुए जितने भी अधिकारी होंगे या केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी अधिकारी होंगे, उनके प्रति ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि आरटीआई अधिनियम 2005 आप देखोगे, अगर उसकी धारा 5 पढ़ोगे तो उसमें ये साफ कहा है कि प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग होना चाहिए। तो राज्य के मुद्दों को, उनकी कार्रवाइयों को निपटाने के लिए राज्य में एक राज्य सूचना आयोग है, और केंद्र के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके मुद्दों को निपटाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग है। ठीक है, तो ये है बातें पूरी केंद्रीय सूचना आयोग की, जो कि आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा और आने वाले समय में आप इससे कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे।